कंगना और पायल गोयल परिवार की बहू थीं। कंगना जिठानी थी और पायल देवरानी। कंगना स्वभाव में थोड़ी सीधी सादी और नरम दिल की थी, वहीं पायल बड़ी तेज तर्रार और चालाक किस्म की औरत थी। दिन के 24 घंटे में से 25 घंटे वो यही सोचने में बिता देती कि किस तरह चालाकी दिखाकर वो घर के काम और जिम्मेदारियों से दूर भाग सके। एक दिन, अरे पायल, कल जब तुम बाजार जा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाजार से लौटते समय माँ जी के लिए एक शॉल लेते आना। बहुत ठंड पड़ रही है और माँ जी का शॉल बिल्कुल बेकार हो गया है, फिर तुम लेकर क्यों नहीं आई? बड़ी चालाक है भाभी आप। जब भी खर्च करने की बारी आती है बड़ी चालाकी से आप बाजी को मेरी तरफ घुमा देती हैं, और जब माँ जी के सामने नंबर बढ़ाने का मौका होता है तो लपक कर आप उनकी आज्ञाकारी बहू बन जाती हैं। क्यों, ठीक कहा ना? अरे बताओ तो, मैंने ऐसा कब किया पायल? और माँ जी कोई मेरे अकेले की सास नहीं है। तुम्हें माँ जी की सेवा करने से किसने रोका है? जितना मन करे उतनी सेवा करो और खूब नंबर बटोरो, लेकिन तुम्हें तो हाथ पैर हिले बिना ही 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में चाहिए। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, कि जब भी खर्च की बात आती है तो मैं खर्च को तुम्हारी ओर टाल देती हूं। बताओ तो जरा, आखिर कब मैंने माँ जी के ऊपर खर्च करने से अपना हाथ पीछे खींचा है? अभी पिछले महीने ही मैंने उनके लिए नया चश्मा बनवाया है, और मैंने कोई एहसान नहीं किया, ना मैं कोई एहसान जता रही हूं। मैं बस तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूं, इसलिए आगे से मुझसे कुछ भी कहने से पहले ना 2 बार सोच लेना, क्योंकि ना मैं किसी से गलत बात कहती हूं और ना ही गलत बर्दाश्त करती हूं। कंगना देवरानी पायल को बातें सुनाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। दरअसल पायल का स्वभाव ही ऐसा था, जहां सासू मां के ऊपर पैसे खर्च करने की या उनकी सेवा करने की बात आती, वो झट से दाएं बाएं हो जाती। लगता है अब इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज तक तो कंगना भाभी गूंगी गाय बनकर सब कुछ सह रही थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज तो उन्होंने भी अपना मुंह खोलकर ये साफ कर दिया है कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसा क्या करूं कि मुझे इन सबसे परमानेंट छुटकारा मिल जाए? इससे पहले कि भाभी मुझे माँ जी का खर्च बांटने या काम करने का दबाव बनाए, मैं अपना रास्ता ही अलग कर लेती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुनिए जी, आखिर कब तक हम एक कमरे में रहकर गुजारा करते रहेंगे? ऊपर का पूरा फ्लोर किराए पर देकर हम लोग यहाँ एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। अरे अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बस बहुत हो गया जी। अब मैं ना माँ जी से बात करके ऊपर का फ्लोर हमें देने के बारे में कह कर रहूंगी। भाभी को रहना है तो वो रहे एक कमरे में, लेकिन अब मेरा गुजारा एक कमरे में नहीं होता। देखो पायल, तुम्हें जो करना है वो करो। मेरे पास तुम्हारे इस महाभारत को सुनने का समय नहीं है। मेरे पास और भी बहुत से काम रहते हैं। कम से कम घर आकर मैं सुकून से कुछ समय बिताना चाहता हूँ। तुम माँ से बात कर लो, फिर जैसा माँ कहे आपस में देख लेना। बस भगवान के लिए मुझे बीच में मत घसीटना। पति की तरफ से हरी झंडी मिलते ही पायल अगले ही दिन अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, जब तक बच्चे नहीं हुए थे हम लोग आराम से एक कमरे में रह लेते थे, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, एक कमरे में मेरा काम नहीं चल रहा। आप ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटा दीजिए ना, ऊपर का फ्लोर हम इस्तेमाल करेंगे। देखो तो, बड़ी बहू इतने सालों से एक कमरे में गुजारा कर रही है और तुझे सबसे पहले अलग होने की आग लगी है, और तुझे ही ऊपर का फ्लोर क्यों दे दूं? बड़ी बहू की भी तो इच्छा हो सकती है कि ऊपर वो रहे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बात को तूल देना नहीं चाहती। अगर पायल को ऊपर का फ्लोर चाहिए तो आप इसे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे ही रह लूंगी। आप तो ऊपर जाएंगी नहीं, इसलिए मैं तो आपके साथ नीचे ही खुश हूं। जेठानी की बात सुनकर पायल के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। हाय, उसकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी जो हो गई थी। ये हुई ना बात। अब माँ जी तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ नहीं पाएंगी, और सीधी सी बात है, जहां माँ जी रहेगी वहीं उनके रिश्तेदार और मेहमान भी आएंगे। ऊपर रहने के तो फायदे ही फायदे हैं, न काम का झंझट न मेहमानों का। अब भाभी लगी रहेंगी अकेले मेहमानों की खातिरदारी में, कभी चाय बनाओ तो कभी नाश्ता लगाओ। तंग आ गई थी मैं तो, अब जाकर चैन की बंसी बजाऊंगी। जल्दी ही ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटाने के बाद पायल ऊपर शिफ्ट हो जाती है। माँ जी, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा घर एकदम सड़क के किनारे है, अगर आगे वाले कमरे में हम दुकान खोले तो कैसा रहेगा? अरे ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची बेटा, लेकिन दुकान पर बैठेगा कौन?
आप चिंता मत करिए माँ जी, घर का काम मैं सुबह जल्दी उठकर निपटा दिया करूंगी। उसके बाद मैं ही पूरा दिन दुकान पर बैठा करूंगी। और अगर दुकान चल जाएगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में काफी सुधार आ जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जैसा तुझे ठीक लगे। जल्दी ही जेठानी कंगना सामने वाले कमरे को दुकान में तब्दील करवा देती है और उसमें जनरल स्टोर का छोटा बड़ा सामान लाकर भर देती है। हाय, बड़ी चालाक निकली कंगना भाभी तो। इतने सालों से मैं नीचे रह रही थी, तब कभी इन्हें दुकान खोलने का आइडिया नहीं आया। मेरे ऊपर आती ही उन्होंने दुकान खोल ली। मेरी अकल भी पता नहीं कहाँ घास चरने पहुंची रहती है। मैं आज तक ये बात क्यों नहीं सोच पाई। जब से कंगना ने दुकान खोली थी, पायल का ध्यान बस दुकान पर ही लगा रहता था। वो दिन भर बालकनी में बैठकर दुकान पर आते जाते ग्राहकों की गिनती करती रहती थी। शैलेश, आपको कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? अरे नीचे हमारे वाले कमरे में भाभी ने दुकान खोल ली है और आप तो बिल्कुल गूंगे बने रहते हो। आप कुछ बोल नहीं सकते थे क्या? पायल, दुकान तो मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके दुकान खोलने से तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओगी जरा? अरे मेरे भोलेनाथ, वो हमारा कमरा है और मुनाफा कौन कमा रहा है? आपके भैया। अब आया कुछ समझ में? ज्यादा दिमाग मत चलाया करो पायल। जब तुमने अपनी खुशी से नीचे का फ्लोर भाभी को दिया है, तो अब किस अधिकार से तुम उनसे सवाल करोगी? अरे अब तो वो उनका घर है, वो जहां चाहे दुकान खोले, जहां चाहे गोदाम बनाए। हम उनसे सवाल पूछने वाले होते कौन है? मुझे पता था तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अरे पता है मुझे, बहुत काबिल वकील हो तुम, लेकिन ये अपनी वकालत ना जाकर कोर्ट में दिखाया करो। हर जगह सही और गलत बताने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ पता भी है कितनी कमाई हो रही है उनकी? पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ, इतने ग्राहक आ रहे हैं कि समझो एक आता है तो दूसरा जाता है। अब खुद सोच लो कितनी कमाई होगी भाभी की। देखो पायल, तुम्हारे पास फिजूल टाइम है तो तुम करती रहो खाली बैठकर गिनती। तुमसे बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। मेरे लिए तुम्हारी बातें समझ से परे है। जो करना है कर लो यार, मुझे बख्श दो प्लीज। मम्मी, चाची दिन भर बालकनी में बैठकर हमारी दुकान को घूरती रहती है, पता नहीं क्या हिसाब लगाती है। अरे बेटा, बालकनी में बैठकर चाची दिन भर यही गिनती करती है कि कितने लोग दुकान पर सामान खरीदने आए हैं। तेरी चाची की रग रग से वाकिफ हूं मैं। अब तू देख मेरा कमाल। कंगना जाकर सास के कानों में कुछ कहती है और फिर जोर से आवाज लगाकर सास से बातें करने लगती है। माँ जी, गुड्डू के पापा अंदर आए हैं क्या? नहीं तो क्या हुआ? अरे माँ जी, दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा कि दुकान बढ़ाने के समय कहीं मत जाया करो। अब ये गल्ला नोटों से भरा हुआ है, कौन गिनेगा इन्हें? अरे बेटा छोड़ देना, कल गिन लेना, 2 दिन का एक साथ। अरे माँ जी, अगर आज का गल्ला साफ नहीं किया ना तो कल तक इसमें पैसे रखने को जगह भी नहीं बचेगी। आप फोन लगाइए ना कि आ जाए। कंगना की चाल सफल हो गई थी और उसकी आवाज ठीक जगह पर, यानी कि उसकी देवरानी की कानों तक पहुंच गई थी। देखा, मुझे लग ही रहा था कि ये नोटों में खेल रही हैं। भाभी तो रोज गड्डी भर भर के नोट कमा रही हैं और एक दुकान क्या खोल ली, इनके तो दिन ही बदल गए। वैसे भाभी बहुत सीधी सादी है। अगर किसी तरह वो मेरा कमरा मुझे वापस देने को तैयार हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैं कल ही जाकर रोने धोने का नाटक करती हूँ और अपना कमरा उनसे वापस मांग लेती हूँ। अगले दिन, मुझे माफ कर दो भाभी। ऊपर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वहां जाकर मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। मुझे ना हर वक्त आपकी और माँ जी की याद सताती रहती है। आपकी देवरानी को छोटी बहन समझकर माफ कर दो ना भाभी। और फिर से मुझे मेरा कमरा वापस कर दो ना भाभी। प्यारी देवरानी, तुम्हारी सारी चाल मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगी, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तुम्हारी चालों में मैं इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं हूं। पायल बेटा देख, हम मानते हैं कि तुझे जरूर हम लोगों की याद आ रही होगी, लेकिन तेरी बात भी तो ठीक है ना बेटा। एक कमरे में अब तुम्हारा गुजारा कहाँ होता होगा। जा बेटा जा, तू अपने फ्लोर पर ना आराम से रह। माफी चाहिए ना तुझे, जा, हमने माफ कर दिया बस। नहीं 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 माँ जी, जब तक आप मुझे मेरा कमरा वापस नहीं देंगे मुझे यही लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। देखो पायल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपना कमरा क्यों वापस मांग रही हो, क्योंकि तुम्हारे कमरे में मैंने दुकान जो खोल ली है। ठीक कहा ना? ये जो तुम्हारा प्यार गंगा जमुना बनकर बह रहा है ना, वो भी सिर्फ इसलिए
क्योंकि मेरी दुकान अच्छी चल रही है और इसलिए तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारा कमरा तुम्हें वापस मिल जाए तो ये दुकान तुम्हारी हो जाएगी। ठीक कहा ना मैंने मेरी प्यारी प्यारी भोली भाली देवरानी? अरे ये क्या बोलेगी, इसके मगरमच्छ के आंसू देखकर ही मैं पहचान गई थी कि ये जरूर दुकान वापस मांगने के लिए ही यहाँ आई है। क्या बोल रही थी तू? तुझे हमारी बहुत याद आ रही है? अरे इतने सालों से जब हमारे साथ रह रही थी तब तो कभी एक कप चाय बनाकर नहीं पिलाई। बड़ी आई याद करने वाली। ठीक है, मान लिया कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन माँ जी मैं जैसी भी हूँ तो आपकी बहू ना। अब अगर मैं माफी मांग रही हूँ तो आपको भी तो बड़प्पन दिखाकर मुझे माफ कर देना चाहिए ना। मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी, मेरी पूजा का समय हो रहा है। तेरी ऐसी नाटकबाजी मैं पहले भी बहुत बार देख चुकी। अंजू के जाने के बाद कंगना कहती है, देखो पायल, जिस तरह से चालाकी दिखाकर तुम नीचे का काम और जिम्मेदारी मुझ पर थोप कर ऊपर भागी थी ना, उस हिसाब से तो तुम्हें वापस आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे ऊपर तरस आ गया है। और तुम्हें तो पता ही है मैं उतनी कठोर दिल नहीं हूं। मेरा तो दिल ही इतना नरम है कि मैं किसी की आंखों में आंसू देख नहीं सकती। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ दुकान में पार्टनर बन जाओ। भाभी ये हुई ना बात, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, अब से जो भी मुनाफा होगा उसमें से आधा मुनाफा मेरा। अरे जरा ठहरो ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है? आधा मुनाफा तुम्हारा नहीं, दुकान में जितना भी सामान भरा हुआ है ना वो सब मेरा ही है, इसलिए मुनाफा 70% मेरा और 30% तेरा। और हाँ, ये मुनाफा तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें 20 लाख देने होंगे। क्या कहा? 20 लाख? 20 लाख किस बात के? क्यों? मेरे दुकान का किराया और हर महीने सामान भरवाने के बदले में तुम बस 20 लाख दोगी। फिर हर महीने तुम्हें बस प्रॉफिट मिलता रहेगा, खर्च की जिम्मेदारी मेरी। फिर मैं कोई हवा में तो बातें नहीं कर रही हूं। 20 लाख रुपए में तुम्हें दुकान की 30% पार्टनरशिप मिल रही है। इससे अच्छा सौदा कहीं हो सकता है भला, जिसमें कि दुकान का सामान तो हमेशा मैं ही भरवाऊंगी। 30% तो बहुत कम है। अगर आप मुझे 50% देने को तैयार हो जाओ तो मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ। देखो पायल, नीचे बहुत काम पड़े हैं, बच्चों का, माँ जी का और आने जाने वाले मेहमानों का काम करने के बाद मेरे पास दुकान में बैठने के लिए बड़ी मुश्किल से ही समय बचता है। ठीक है, काम करो, आधा दिन दुकान में गल्ला तुम संभालो तो मैं 10% की पार्टनरशिप तुम्हें और देने के लिए तैयार हूं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद पायल 40% की पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन पायल दुकान में गल्ले पर बैठी होती है, तभी सासू माँ की बहन अपने पोते पोतियों के साथ वहां आ जाती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह भाई, तेरी दुकान तो बहुत अच्छी लग रही है। बड़ी वैरायटी का सामान रखा हुआ है स्टोर में। अच्छा ये बिस्कुट तो निकालना जरा। कौन सा वाला? ये क्रीम बिस्किट, ये लीजिए। ऐसा कर, ये बिस्कुट अंदर कंगना के पास पहुंचा देना, कहना चाय के साथ नाश्ते में यही बिस्किट दे दे और वो एक पैकेट काजू नमकीन भी दे देना। मौसी की बात सुनकर पायल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वाह भी वाह, ये क्या बात हुई? मेहमान बनकर आओ और दुकान का सामान मुफ्त में उड़ाओ। ऐसे तो हमारी दुकान चल चुकी। पता नहीं माँ जी ऐसे रिश्तेदारों को मुंह क्यों लगाती है। जाते समय मौसी जी एक बार फिर दुकान में आती है। पिंकी, गट्टू, लो बेटा ये चाची की तरफ से टाफी खोलो। अच्छा ऐसा करो, किंडर जॉय ले लो, बहुत पसंद है ना तुम दोनों को। और यहाँ तो घर की सी बात है, क्यों बेटा? मौसी की बात सुनकर पायल का खून खौल रहा था, लेकिन बेचारी उनसे कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे पूरा दिन बीतता जा रहा था, लेकिन दुकान पर कोई भी ढंग का ग्राहक नहीं आया था। कोई ग्राहक टॉफी खरीदने आता तो कोई एक साबुन, कोई चाय पत्ती ले जाता तो कोई बिस्किट का पैकेट। रात होते होते पायल दुकान पर हुई माथा पच्ची के कारण थक कर बिल्कुल पस्त हो गई थी। भाभी आइए गल्ला खोलिए, देखिए आज कितने का गल्ला हुआ। कंगना जाकर गल्ला खोलती है तो उसमें से बस 2000 रुपए निकलते हैं। जितना सामान आज पूरे दिन में बिका उसमें से 1500 तो उसकी लागत ही थी। 500 रुपए का मुनाफा है, 500 का 40% हुआ 200। ये लो तुम्हारे 200 रुपए आज का प्रॉफिट। क्या 200 रुपए? पूरे दिन ग्राहकों के साथ दिमाग खपाने के पास 200 का ही प्रॉफिट मिला है। अरे ये तो एक कॉमन सी बात है ना पायल, जो सामान तुम बेच रही हो उसकी लागत भी तो घटाई जाएगी ना।
पूरा पैसा प्रॉफिट थोड़ी ना होता है। लेकिन आप तो गल्ले से कड्डियां लेकर जाती थी, उसका क्या? अरे वो तो हम अपनी तरफ से गल्ले में 15,000 रुपए रखते हैं ताकि गल्ला कभी खाली ना रहे। जिठानी की बात सुनकर पायल ने अपना सर पीट लिया था। खैर अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उसने तो कंगना के साथ एफिडेविट साइन किया हुआ था। अब वो चाहकर भी अपनी बात से पलट नहीं सकती थी। अगले कुछ दिनों तक जब पायल दुकान पर आकर बैठती है तो उसे दिन भर दुकान की तरफ आते ग्राहकों का राज भी पता चल जाता है। घर के सामने से गुजरते सासू माँ के परिचित लोग उन्हें वहां कुर्सी पर बैठे देखकर उनसे आकर बात करते और कोई 10-20 रुपए का सामान लेकर चलते बनते। अरे बहन जी, आपने खोली है क्या ये दुकान? हाँ बहन जी, अपनी ही समझो, बड़ी बहू ने खोली है। आपको भी किसी सामान की जरूरत हो तो जरूर आना हमारी दुकान पर, सब सामान सस्ते में मिल जाएगा। अच्छा तो ला बेटा 250 ग्राम सूजी तोल दे, आज हलवाई बना लेंगे आपकी दुकान की खुशी में। अच्छा बेटा ऐसा करना, लिख लेना। वो क्या है ना, मैं तो ऐसे ही मिलने चली आई थी, पैसे लेकर नहीं आई हूँ ना। शीला के जाने के बाद मम्मी जी वो पैसे तो दे देंगी ना? अब 250 ग्राम सूजी के पैसे मांगने कौन इनके घर जाएगा? लगता है ये भी मुफ्त में ही चला गया। तभी एक और ग्राहक दुकान पर आता है। बासमती चावल कितने रुपए के हैं? 80 रुपए की। दिखाओ जरा कैसे हैं। पायल चावल निकाल कर दिखाती है। चावल तो खास नहीं लग रहा, खुशबू भी नहीं है। अरे पीछे दुकान पर 70 में मिल रहा है, रहने दो आप। बेचारी पायल पूरा पूरा दिन दुकान पर बिताती और बदले में उसे मिल रहा था सिर्फ 200 या 250 रुपए। एक हफ्ता दुकान पर बैठने के बाद पायल की हिम्मत जवाब दे गई थी और उसने दुकान पर आने के नाम से हाथ जोड़ लिए थे। अरे भाभी मुझसे नहीं हो पाएगा, आप मुझे 30% ही दे देना, लेकिन दुकान पर तो आप ही बैठो। अगर मैंने एक हफ्ता और दुकान चलाई ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे दिन भर में कम से कम 100 लोग ऐसे आते हैं जो चीजों का सिर्फ दाम पूछकर चले जाते हैं, उन्हें 1 रुपए का सामान नहीं खरीदना होता। और आधे लोग एक माचिस या 2 रुपए वाला शैम्पू का पाउच लेकर जाते हैं। अरे क्या बिक्री होगी, क्या मुनाफा होगा इस चवन्नी छाप चीजों में। देवरानी के मैदान छोड़कर भागने के बाद जेठानी कंगना अपनी दुकान पहले की तरह ही संभालने लगती है और जितनी भी कमाई उसे होती है उसी में संतुष्टि से अपना घर चलाती रहती है। जबकि अपनी चालाकी के कारण फंसी बेचारी देवरानी 20 लाख रुपए देकर रोज खून के आंसू रोती है। कुछ दिनों से प्रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हर वक्त उसका जी मचलता रहता और सीने में भारीपन महसूस होता। एक दिन रसोई में खाना बनाते हुए प्रिया इसी बारे में अपनी एक सहेली से जिक्र कर रही थी। पता नहीं यार क्या हुआ है मुझे, कुछ दिनों से ना जी ऐसा खराब रहता है कि क्या बताऊं। आधा से ज्यादा वक्त मैं उल्टियां करती रहती हूँ और अब तो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल तक डाला नहीं जा रहा है मुझसे। इसकी स्मेल, छी यार, लगता है गलती से राहुल कोई एक्सपायरी तेल ले आया है। अरे तो अपनी सास को बताना। बताया तो, उनका कहना है कि मैं डिनर करने के बाद राहुल के साथ भी खाने के लिए बैठ जाती हूँ, तो इतनी गर्मी में ज्यादा खाने के कारण मुझे उल्टी आती है। जब से उल्टी की बात उन्हें बताई ना तब से उन्होंने मेरा खाना आधा कर दिया, और अभी तेल की बात बताऊंगी तो कहेंगी काम से बचने के लिए मैं ये ड्रामा कर रही हूँ। तेरी बात सुनकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। एक बार तू डॉक्टर से चेकअप तो करवा ले। आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझसे भी तेल की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घर के काम में इतनी फंसी रहती हूँ, बच्चे के बारे में सोचने तक का भी वक्त नहीं मिलता। मैं आज ही ना टेस्टिंग किट मंगवाकर चेक करती हूँ। ऑनलाइन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट प्रिया अपने घर मंगवा लेती है। प्रिया शर्मा का घर यही है? किसी प्रिया का घर नहीं है ये मेरा घर है। प्रिया मेरी बहू है। बोलो क्या काम है? कौन है ये लड़का प्रिया? किसी को बुलाया है क्या तूने? वो मैंने कुछ ऑर्डर किया था मम्मी जी, वही आया होगा। दिन भर तो तुझे गैस हुई रहती है और फिर खाने को कुछ मंगवा लिया। फिर कहे कि मेरी तबीयत खराब रहती है, सीने में दर्द रहता है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इतनी गर्मी में इतना खाएगी तो सीना तो जलेगा ही ना। ममता की बात पर प्रिया कोई रिएक्शन नहीं देती और डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। 10 मिनट बाद ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है मुझे, और ये प्रिया दरवाजा बंद करके बैठ गई। प्रिया! रोज तो ऐसा नहीं करती बहू, कहीं वो बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गई? जाकर देख, दरवाजा तोड़। आजकल उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। पिछले महीने ही तो नया दरवाजा लगा है,
इतनी सी बात पर दरवाजा तोड़ देंगे क्या? आप भी ना, बाहर से खाना मंगवाया उसने, कमरे में बैठकर वही खाया होगा, सब निकाल रही होगी। मैंने पहले ही मना किया था बाहर का मत खाना, पर इनको तो लगता है मैं इनकी दुश्मन हूँ। इस मसले पर सभी अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे थे और तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और शर्माती हुई प्रिया बाहर आती है। मुझे आप सबसे कुछ कहना था। अरे तो बोल देना, क्या बोलने वाली है, इतना वक्त क्यों ले रही है? तो शर्मा क्यों रही है बहू? कहीं तेरे माँ बाप ने इस उम्र में कोई खुशखबरी तो नहीं दे दी? क्या मम्मी जी, आप भी ना। मम्मी इस उम्र में खुशखबरी कैसे दे सकती है? तो और राहुल तो मुझे खुशखबरी देने नहीं वाले, इसलिए मैंने तेरी माँ का नाम लिया। इस बार ये खुशखबरी मैंने और राहुल ने ही दी है मम्मी जी। है? तुम माँ बनने वाली हो? अरे बहू बैठ। अरे विमला, जल्दी जाकर मिठाई लेकर आ, बर्तन बाद में धोना। अभी लाई माँ जी। और प्रिया की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही पूरे शर्मा निवास में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भागती हुई विमला मिठाई का डिब्बा लेकर आई और सभी का मुंह मीठा कराती है। हमारा मुंह बाद में मीठा करना, पहले तो प्रिया बहू का मुंह मीठा कर। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है बहू ने हमें। राहुल जैसे ही मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई प्रिया के मुंह के पास लाता है। नो 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 नो, हटाओ इसे, लगता है ये तो खराब हो गई है, कितनी घटिया स्मेल इसकी। नहीं बहू, आज सुबह 7 बजे ही मैं ये नत्थू हलवाई की दुकान से ताजा लेकर आया हूँ। 25 रुपए का एक कलाकंद पड़ा है और तू इसे खराब कह रही है। कुछ दिनों से बार बार प्रिया यही कहती रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम एक बार डॉक्टर को दिखा कर आते हैं ना पापा जी। राहुल प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि प्रिया 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। आपकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए और आपको पता भी नहीं चला? वो कुछ 1 महीने से मेरी तबीयत खराब रहती है, मतलब ये सब प्रेगनेंसी के कारण हो रहा था। जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी के कारण कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसमें होने वाली माँ के खाने की पसंद बदल जाती है। कभी उन्हें डिटर्जेंट की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो कभी तेल की। तो अब मुझे क्या क्या करना होगा डॉक्टर जी? मैं आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन सजेस्ट कर देती हूँ। वो आपको बताती रहेगी कि आपको क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर से मिलकर प्रिया अपने घर आती है, पर जैसे ही वो घर में पहला कदम रखती है उसे घी की महक आती है। छी! अब इस वक्त घी कौन निकाल रहा है? तू आ गई बहू, तेरे जाते ही मैंने घी निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब इसी घी से तेरे लिए मेवे के लड्डू बनाऊंगी, जिसे खाकर तेरे साथ साथ तेरे पेट में पल रहा तेरा बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा। प्रिया भागते हुए कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ गलत बोला क्या बेटा मैंने? लड्डू ही तो खिलाना चाह रही थी अपनी बहू को। क्या उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता? मैं भी तो दादी बनूंगी, लाड़ भी नहीं कर सकती क्या अपने बच्चे को? मैं तो बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था, अब प्रिया कमरे में क्यों गई ये तो आप जाने। मम्मी मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। राहुल और सुरेश अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, दोनों सास बहू को घर पर छोड़कर। हॉल में बैठी प्रिया क्राइम एपिसोड्स देख रही थी, तभी वहाँ ममता आकर उसके बगल में बैठ जाती है। ये तो क्या देख रही है बहू? खून खराबा, चोरी डकैती। आप भी देखिए ना मम्मी जी, बड़ा मजा आएगा। बहुत सस्पेंसिव सीरियल में इस लड़के ने किडनैपिंग की है एक बच्चे की, पर अब लगता है कि बच्चा इसी का है। पागल हो गई है क्या तू? अपने पेट में पल रहे बच्चे को ये सब दिखाएगी तू? अरे इस हालत में तुझे रामायण देखना चाहिए, भगवान का पाठ करना चाहिए। भजन कीर्तन लगा टीवी पर, बड़ी आई क्राइम सीरियल देखने वाली। अब मुझे स्ट्रेस क्यों दे रही है मम्मी जी? डॉक्टर ने मुझे कहा है कि वही चीज करो जो करने का तुम्हारा मन करे, फिर वो कैसी भी चीज हो तुम्हारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगी। बात सुन इसकी विमला, लग रहा है दुनिया में पहली बार ये माँ बनी है। आज तक तो सभी औरतें बांझ ही घूम रही थी ना। तेरे पति को मैंने ही जना है, भूल गई क्या? और इस विमला को देख, बर्तन मांजती है लोगों के घरों में। जब इसका छोटा बेटा पेट में था ना, उस वक्त भी हमारे घर में ये बर्तन ही धो रही थी। उसी वक्त इसके पेट में दर्द उठाया, बर्तन धोते धोते बच्चा पैदा करने गई अस्पताल, और 5 मिनट भी नहीं लगा, फट से बच्चा हो गया। एक हाथ में अपने बच्चे को लिए वापस ये हमारे घर आई, बर्तन पूरे धोए और फिर कहीं अपने घर लौटी। क्या हो गया इसे? मर तो नहीं गई ना? अरे दिन भर इधर उधर की स्मेल सूंघती थी, पर मजाल है कि एक बार भी जी मचले इसका। ये तो तुम लोगों ने अपने शरीर को कमजोर करके रखा है, इसीलिए तो आजकल डॉक्टर औरतों का ऑपरेशन ही कर देते हैं, क्योंकि तुम लोगों में कलेजा ही नहीं बचा। इतने सब के बाद विमला का बच्चा कमजोर पैदा हो गया क्या?
एक मुक्का मारेगा ना इसका बेटा, तू अभी गिर पड़ेगी यहीं के यहीं। मैं अपने कमरे में जाती हूँ मम्मी जी। सही बात क्या तो इनका मुंह सूज जाता है। कुछ देर बाद ममता सब्जियां काट कर तैयार कर लेती है और प्रिया के कमरे में जाकर उससे कहती है, जा बहू खाने की तैयारी कर ले, मैंने तोरी काट दी है, सब्जी बना ले और रोटी बना ले, हम 2 जने ही तो हैं। इतनी गर्मी में अब चावल भी क्या बनाएगी तू? तोरू की सब्जी नहीं मम्मी जी, मेरा मन तोरू वोरू खाने का नहीं है। चलो कोई ना, कभी कभी मन नहीं करता खाने का, करेले की सब्जी बना ले। नहीं मम्मी जी, मैं करेला नहीं खाती, मुझे मशरूम खाने का मन कर रहा है, मैं मशरूम मंगवा लेती हूँ। क्या कहा तूने? मशरूम? तुझे पता नहीं वो कैसे बनता है? हमारे घर में मशरूम नहीं आता, हम उसे नॉनवेज मानते हैं। मशरूम नॉनवेज नहीं होता मम्मी जी, वो तो फंगस से बनता है। जैसे कई बार इडली में ईस्ट डाला जाता है। देखा है हमें कभी ईस्ट डालते हुए इडली में? हम तो हमेशा से इनो के पैकेट डालते हैं या दही खमीर के लिए, उसी से काम हो जाता है। और तूने तो शादी के बाद कभी मशरूम की बात नहीं की, आज तुझमें मशरूम खाने की इच्छा क्यों जाग रही है? पता नहीं मम्मी जी, पर मेरी डाइटिशियन ने मुझे कहा कि जो खाने का मन करे वो खा लो, क्योंकि बच्ची की वो डिमांड है। पहले तुझे तेल की स्मेल से प्रॉब्लम हो रही थी, अब तुझे घर का खाना नहीं खाना। कल को तू बोलेगी मम्मी जी मुझे मछली खानी है, क्योंकि बच्चे का मछली खाने का मन हो रहा है। तो क्या अपना धर्म भ्रष्ट करके तुझे वो खिला दे हम? हैं? शाकाहारी के घर ऐसा बच्चा आएगा? दिमाग से ये फिजूल बातें हटा दे बहू, और रसोई में जाकर तोरू की सब्जी और पराठे सेक ले। बढ़िया ही मशरूम खाने का मन कर रहा है, जैसे कि मैं तो कभी पेट से थी ही नहीं, हमारा तो मन किया ही नहीं कभी है। अरे भाई मन करता भी है तो दूध दही खाने का करता है, ये सब क्या चौंचले? हर वक्त प्रिया का जो भी मन करता वो कुछ ऐसा होता जो ममता की पसंद के बिल्कुल खिलाफ होता। किसी तरह सांसें बंद कर प्रिया को जबरदस्ती तेल मसाले का खाना बनाना पड़ता है और परेशान होकर हमेशा की तरह प्रिया अपनी फ्रेंड नेहा को कॉल लगाती है। कैसी सास है यार मेरी, मेरा बस चले तो मैं मम्मी के पास जाकर बैठ जाऊं, पर ये तो मुझे मायके भी नहीं जाने देती। कहती है अगर वहाँ जरा भी 19-20 हुई, तुझे अगर जुकाम भी हुआ तो फिर यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। और कहीं कुछ ना हो जाए इस डर से मम्मी ने भी मुझे घर आने को मना कर दिया। 24 घंटे मेरे सर पर बैठी रहती है मम्मी जी, कैसे खाऊं मैं खुद की मर्जी का यार। तूने डॉक्टर को दिखाया? तो क्या दिखाऊं डॉक्टर को, वो तो घूम फिर कर दवाई दे रहे हैं भूख बढ़ाने की, पर मुझे ना घर का खाने का मन ही नहीं करता। तेरी सास 10 बजे तक सो जाती है ना, उसके बाद तो बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लिया कर, पिज्जा बर्गर चाउमीन मंचूरियन या जो भी तेरा मन करे, इसे ही पता चलेगा। और जो पैकेट हो उसे बाहर के बाहर फेंकवा देना राहुल जीजू से। तू सही में ना मेरी सेवियर है, हर बार मुझे बचा लेती है। लव यू। रात को सभी के डिनर करने के बाद प्रिया अपनी सास के सामने बैठकर एक गिलास दूध पीती है। घर के खाने की बात ही कुछ और है मम्मी जी, आपने बिल्कुल सच कहा था। आ गई ना अकल ठिकाने? जी मम्मी जी, देर आए दुरुस्त आए। आप लोग आराम कर लीजिए, मैं भी सोने जाती हूँ। माँ का रात को ज्यादा देर जागना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। और अपने सास ससुर को सोने भेजकर प्रिया भी अपने कमरे में चली जाती है। और जैसे ही प्रिया को सास का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, वो फौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन मंगवा लेती है। आराम से प्रिया, मम्मी को अगर पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी मुश्किल से मेरा पसंद का खाना आया, खाने दो ना यार। और जैसे ही प्रिया चाउमीन को मुंह लगाती है, बाहर से ममता उसके कमरे के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल देती है। मैं तो कभी पेट से थी ही नहीं, ये तो पहली बार माँ बनी है जो इसे ये सब उष्टंडे करने पड़ रहे। जिस तरह से अच्छी बहू बनकर तू आज डिनर करने आ गई थी, तभी मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ तो काला है। क्या खाने नहीं देते बहू हम तुझे? क्या समझेंगे मोहल्ले वाले कि रात को खाना आ रहा है शर्मा जी के घर पर? अरे क्या क्या सोच रहे होंगे लोग। सामने से सारा खाना हटा राहुल, पिज्जा बर्गर यही सब खाना है इस लड़की को। छोड़िए ना मम्मी जी, खाने दीजिए ना। हाँ भाई, यही तो माँ बनी है, हम तो कभी माँ बने ही नहीं, हमने तो कभी बच्चा जना ही नहीं है। कोक सीली किसी लिए हमारी। चलिए जी बोलकर कोई फायदा ही नहीं है। और इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह ममता अपनी बहू को एक्सरसाइज करता देख लेती है। इतना भारी भारी डंबल्स उठा लेती है बहू, कमर नहीं अकड़ती? नहीं मम्मी जी, क्यों अकड़ेगी, मैं तो आराम से उठा लेती हूँ डंबल्स।
तुम तो पूरी तरह नीचे भी बैठ जाती हो, कोई तकलीफ नहीं होती क्या बहू? ये तो मेरी ट्रेनर ने मुझे बताया था मम्मी जी, ऐसा करने से ना बच्चा हेल्दी होता है। फिर जब 2 दिन विमला नहीं आई थी तो तूने बर्तन धोने से मना क्यों कर दिया बहू? तब तो तू कह रही थी खड़े रहने से मेरे कमर में दर्द हो जाता है। वही तो बात है ना, घर में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए जान का जोखिम हो जाता है, पर ये भारी भारी डंबल उठाना बच्चे के लिए अच्छा है। मुझे क्या है भाई, जो करना है करो, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया है। एक दोपहर ममता से मिलने उसकी सहेली रंभा आती है। अरे ममता, प्रिया नहीं दिख रही, कहाँ है? मायके गई है क्या आपने? नहीं ठीक ही है, पहला बच्चा तो मायके में हो वही सही है। मुंह ना खुलवा रंबा तो मेरा, ना ही इसके मायके वाले इतने अच्छे हैं और ना ही ये। सो रही है आराम से अपने कमरे में। अब तू ही बता, सुबह 10 बजे उठेगी, दोपहर में 2 बजे वापस सो जाएगी, वो भी 3-4 घंटे के लिए। इतना सोने वाली माँ का बच्चा तो आलसी ही पैदा होगा। रात रात भर फोन में घुसी रहती है और सुबह फिर आंख नहीं खुलती। फिर बच्चा भी तो वैसा ही होगा ना, दिन भर सोएगा और रात को जगाएगा। मैं तो हाथ खड़े कर दूंगी, भाई तूने किया है पैदा, तू ही संभाल। पर ये आजकल की बहुएं सुनती कहाँ है, इन्हें तो लगता है यही तेज है। हाँ, पिज्जा पिज्जा दिन भर यही सब खाती है, तब इस खाने की महक से उल्टी नहीं आती। पर अगर मैं रोटी दाल चावल बनाने को कह दूं तो सार दर्द, चक्कर, उल्टी सब चालू हो जाते हैं। ये है ना आजकल की बहुओं के उष्टंड है बस। ये तो कुछ भी नहीं है ममता, बच्चा होने तो दे। मेरी बहू का देख बेटा साल भर का हो गया है, कहती है मैं उसे ना नमक दूंगी ना चीनी दूंगी। अरे भाई कौन सा तेरा बेटा कोई राजा धीरज पैदा हो गया? हमारे जमाने में तो राजाओं को भी चीनी और नमक देते थे। ये सब ना आजकल टीवी के कारण हो रहा है। ये रील देख देख कर ना जाने खुद कौन सी कलेक्टर नहीं समझने लगती है सबकी सब। हम माँ नहीं बने थे क्या? और इनसे तो मजबूती बच्चे पैदा किए हैं हमने। ये सारी बातें अपने कमरे में बैठी प्रिया सुन रही थी। तो सब बात हुआ, अब कुछ आपके जमाने का भी कर देती हूँ मम्मी जी। हॉल में आकर सीधा प्रिया हॉल की एसी बंद कर देती है। ये ऐसे क्यों बंद कर दी बहू? एसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता ना मम्मी जी। आपके जमाने में तो एसी नहीं थी और आपने तो नॉर्मल डिलीवरी कर ली, इसलिए बस अब आपको फॉलो कर रही हूँ। वैसे पैकेट का आटा भिजवाने राशन वाले को मना कर दिया मैंने। मैं और आप मिलकर चक्की में आटा पीस लेंगे, सही रहेगा ना मम्मी जी? उससे बच्चे में और मजबूती आएगी और आपकी भी हड्डियां खुल जाएगी। मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ अरे आंटी जी रुक जाइए, मैं आपको चीनी पानी दे देती हूँ, क्योंकि आपके जमाने में कोल्ड ड्रिंक तो आपको नसीब नहीं होती होगी। ये सब तो आजकल के चौंचले है ना, क्यों आंटी जी? पर जरा वक्त लगेगा, हाँ, क्योंकि पानी मैं पास के हैंड पंप से भर कर लाऊंगी ना। अब देखिए शहर में तो हैंड पंप है ही नहीं। और जब भी ममता कुछ कहने जाती, प्रिया पहले ही अपने इस अवतार में आ जाती और ममता की बोलती बंद कर देती। इसी तरह 3 महीने और बीत जाते हैं और प्रिया की डिलीवरी का वक्त हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आज से ही एडमिट होना सही रहेगा, क्योंकि पता नहीं किस वक्त डिलीवरी हो जाए। ऐसे वक्त में हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर ने जो कहा है वही कर राहुल। अभी मैं बहू के साथ अस्पताल में रुक जाऊंगा, कुछ देर में खाना लेकर तेरी माँ भी पहुंच जाएगी, तब तक तू अपने ऑफिस का काम निपटा ले। बताओ, माँ को ही नहीं पता चल रहा कि बच्चे के आने का समय हुआ है कि नहीं। हमारे जमाने में तो हम खुद ही कहते थे रुक जाइए डॉक्टर साहब, अभी वक्त नहीं हुआ है। ये सुनते ही प्रिया डायरेक्ट किचन में जाती है और एक कैंची लेकर आती है। इन चीजों की क्या जरूरत है मम्मी जी? डॉक्टर आपसे ज्यादा थोड़ी ना जानते। राहुल जाकर गर्म पानी ले आओ। ये लीजिए कैंची मम्मी जी। पर कैंची शायद नए जमाने की होगी ना। अब पत्थर ला दूं आपको? अपने पोती की डिलीवरी आप ही कर दीजिए और इस कैंची से ना नाभि की जोड़ काट दीजिएगा। अरे राहुल, बहू का अस्पताल ले जा भाई। और कुछ इस तरह अपनी बहू के आगे ममता हार ही जाती है। ये कहानी शुरू होती है पद्मा पैसे वाले के घर से। पैसे वाले मैं इन्हें नहीं कह रही हूँ, पैसे वाले तो इनका सरनेम है। आज सुबह सुबह पद्मा के घर के दरवाजे के पास बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं माजरा क्या है। मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मी जी, मैं अकेले कैसे रहूंगी जेठानी जी के साथ? आप तो उनका नेचर जानती है ना। मेरा नेचर जानती है से क्या मतलब है तुम्हारा शीला?
इस घर के सारे कामों को जिम्मेदारी के साथ किया है मैंने, कभी कोई काम चोरी नहीं की। शीला ठीक कह रही है मम्मी, रुक जाओ ना, क्यों जाना है तुम्हें कहीं पर? मुझे अकेले इसके साथ छोड़कर मत जाओ। मैं अगर नहीं गई ना बेटा तो तेरे मामा मामी का रिश्ता टूट जाएगा। उनका रिश्ता बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। उस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तू अपना ध्यान रखना। हाँ, और विद्या बहू, तू जरा अपना हाथ ढीला छोड़ने की कोशिश करना। हम पैसे वालों का जो सरनेम है ना, उसे ना पैसे वाले मत कर देना, बस इतना ही कहूंगी। और ये कहकर अपना बैग उठाए पद्मा आगे चल देती है और उसे जाता देख उसके परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैं जा रहा हूँ दुकान। ये कहकर विनोद विद्या के सामने से आगे बढ़ रहा था कि उसका पैर गलती से विद्या के पैर पर पड़ जाता है और विद्या की हवाई चप्पल टूट जाती है। पैर अड़ जाने से विनोद भी फिसल कर गिर जाता है, पर विनोद को ना उठाते हुए विद्या कहती है, कर दिया ना कल्याण, पूरे 3 साल से ये चप्पल पहन रही थी मैं, आज तक इसमें एक खरोच नहीं आने दी मैंने। पता है कितनी मुश्किल से मैंने इसे फेरी वाले से 50 रुपए में लिया था। अब मिलने वाला है क्या ये चप्पल 50 में? कम से कम 70 तो लगी जाएंगे। अरे विद्या, मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाने के बजाय तुम चप्पल को देख रही हो। तो आप ही के कारण तो ये चप्पल टूटी है ना। देखिए, इसका फीता निकल गया, 50 का चप्पल है। अब इसे बनवाओ, बनवाने में 10 रुपए बेकार में लग जाएंगे। सुबह सुबह नुकसान करना है बस आपको। चल छोटी, तू सुई धागा निकाल कर मुझे दे, मैं इसे सी लेती हूँ। सुई धागे से कभी चप्पल सिला जाता है क्या जेठानी जी? आप गिर जाओगे। मैं गिर जाऊंगी? तू ना अभी सच में बच्ची है। जब तक माँ जी घर पर नहीं आती मैं तुझे ट्रेन कर दूंगी, चिंता मत कर, चल अंदर। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि पद्मा के अपने घर से बाहर जाने से उसकी परिवार वाले रो क्यों रहे थे और विद्या क्यों नहीं रो रही थी। अंदर जाकर शीला खाने की तैयारी करने लगती है और उसे किचन में देखते ही विद्या फौरन अंदर भागती है। ये इतनी सारी सब्जियां क्यों काट रही है तू? अरे शिमला मिर्ची क्यों ले ली? रख रख नीचे। 200 रुपए किलो है शिमला, और 1 किलो में मुश्किल से 5 शिमला चढ़ता है। वो भी विनीत न जाने क्यों 1 पाव शिमला ले आया था। 20 दिन से वही शिमला चला रही हूँ मैं। तू तो एक बार में खत्म कर देती। मैंने इन्हें बोला था शिमला लाने को जेठानी जी, पर आप तो हमें सब्जी सूंघने तक नहीं देती। अरे तो क्यों करना है बेकार में खर्च? पैसे बचा कर रख, भविष्य में काम आएगा। और तू चूल्हा छोड़, खाना मैं बनाती हूँ। तू रसोई में रहेगी तो एक ही दिन में सारे राशन का स्वाहा कर देगी। इसमें भी आपको कंजूसी करनी है जेठानी जी। अब आदमी खाएगा भी नहीं क्या? अच्छा छोड़िए, मैं कब चाय तो बना लूँ अपने लिए। सवेरे सवेरे इतनी बहस से माथे में दर्द होना शुरू हो गया है। चाय मैं बना देती हूँ शीला, तुम ना बिन पानी का दूध ले लोगी। अब दूध इतना महंगा हो गया है, 50 रुपए का लीटर। बताओ, 1 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाना पड़ता है, तब जाकर किसी तरह 1 लीटर दूध में मैनेज होता है। और फिर चाय बनाते वक्त उसी दूध में हम पानी भी मिला देते हैं। हे भगवान, मैं अभी जाकर डेयरी वाले से 1 लीटर दूध का पैकेट लाकर आपको दे देती हूँ जेठानी जी, फिर तो मुझे चाय पीने देंगे ना आप। ज्यादा पैसा हो गया क्या तेरे पास? है? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, जा बाहर जाकर बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। और वैसे भी दूध की चाय ना लीवर खराब करती है, बिना दूध की चाय पी, अच्छा रहेगा। विद्या की कंजूसी की आदत से सभी परेशान थे, पर जब तक पद्मा घर पर थी बाकी लोग बचे हुए थे। पर पद्मा के जाते ही सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। बचत की देवी ने तो बचत की हद ही पार कर दी। अगले दिन पैसे वाले की पूरी फैमिली पड़ोसन शैलजा के घर एनिवर्सरी पार्टी पर जाती है। चलो अभी तो खाने को मिलेगा। क्या क्या गुसुर पुसुर कर रहा है तू? सुन लो, जिसे जो खाना है आराम से यहाँ खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज ज्यादा बड़ा बनकर तुझे शैलजा आंटी को लिफाफा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके लिए लिफाफा लेकर आई हूँ, समझा विनीत? अपनी भूखमरी दिखाते हुए कहीं तुम खाली लिफाफा तो लेकर नहीं आ गए ना विद्या? ज्यादा ना चपर चपर मत कीजिए, आपको विश्वास नहीं होता ना। चलो सब मेरे साथ एक साथ स्टेज पर जाकर बिमला आंटी को लिफाफा देते हैं। इतने बड़े नोट दे रही हूँ कि लोग सालों तक कहेंगे कि पैसे वालों ने किसी को इतना देते हुए सोचा भी नहीं। और पैसे वाले की पूरी फैमिली स्टेज पर चढ़ जाती है। लीजिए आंटी जी, ये आपकी एनिवर्सरी का तोहफा, पूरे 150 रुपये, ध्यान से रखिए। पहले मैंने सोचा 101 दे दूं, फिर लगा कि नहीं, आप लोग तो अपने हैं, आप लोगों के साथ ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर मैं बैंक गई और 50 रुपये का ताज़ा नोट निकाल कर लेकर आई और मिलाकर साथ में इस लिफाफे में रख दिया। अब आप ये मत सोचिए कि 1 रुपये का सिक्का कहाँ है, क्योंकि वो तो इस लिफाफे को खरीदने में लग गया ना। और खुद की इंसल्ट करने के लिए तुम ये खुद ही बता रही हो। वाह बेटा, 150 रुपये में 4 लोग खाने आ गए। चलो बढ़िया है।
जाओ जाओ आराम से खाओ, आज तो तुम्हारे घर में खाना बनेगा भी नहीं, है ना? ये सुनते ही वहां खड़े सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं और पूरे परिवार का मजाक बन जाता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है मम्मी जी आ गई। मम्मी जी कहाँ थी आप? ये कहते हुए भागकर जैसे ही शीला दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि सामने उसकी सास नहीं पर उसके मामा ससुर खड़े हैं। मामा जी आप? तो क्या करता, तेरी सास के समझाने के बाद भी तेरी मामी सास मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी बेटा, इसलिए यहाँ आ गया। चल अब मुझे खाना खिला, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। रुक जा छोटी, तू कहाँ रसोई में जा रही है? मैं ला कर देती हूँ मामा जी को खाना। बैठिए ना मामा जी। अच्छे से खाना डालना बहू, तेरी सास ने मुझे बताया कि खर्चे के मामले में हाथ जरा कड़क है तेरा। हाँ बेफिक्र रहिए मामा जी, ऐसा भर भर के खाना खिलाऊंगी कि आप भी मान जाएंगे मुझे। विद्या किचन में जाती है और प्लेट में 2 सब्जी और 4 पराठे लेकर आती है। तू तो सही में दिल से खाना परोस कर लाई है बहू। और जैसे ही अरविंद पराठे का एक टुकड़ा तोड़ता है, विद्या बोल उठती है, वो तो अच्छा है कि आप महीने के बीच में आए हैं मामा जी, वरना महीने के अंत में कहाँ आटा मिलता है हमारे यहाँ। क्या? तो तुम लोग क्या खाते हो? बस किसी तरह भगवान दिन पार करवा रहा है मामा जी। भूखी उठती जरूर हूँ पर सोती नहीं। क्यों छोटी? इसके पहले कि आपके सामने से ये थाली चली जाए, आप खाना खा लीजिए मामा जी। पराठे के उस टुकड़े को जैसे ही अरविंद आलू टमाटर की सब्जी में डुबोता है कि फिर विद्या बोल पड़ती है, ये लाए थे कल 1 पाव टमाटर, बात इज्जत की थी तो मैंने बिना कुछ सोचे बना दी टमाटर की सब्जी। आपके लिए एक पूरा का पूरा टमाटर आपकी ही सब्जी बनाने में चला गया, पर क्या कर सकते हैं, अपनों के लिए इतना तो खर्च करना ही पड़ता, वरना मम्मी जी बड़ी नाराज हो जाती ना मुझसे। ये सुनते ही अरविंद अपने पराठे के टुकड़े को आलू टमाटर की सब्जी से निकालकर शिमला प्याज की सब्जी की ओर बढ़ने लगता है। विनीत ले आया था शिमला मिर्च, वरना कौन खाता है शिमला, बताइए आप ही। पहले के जमाने में शिमला मिर्च कोई खाता था क्या? बस ये आलू प्याज और 1-2 सब्जी। हाँ आजकल ना ये सब जबरदस्ती की नौटंकी है। 200 रुपए की किलो है भाई, कोई खाए तो खाए कैसे, खाने वाले को ये हैजा हो जाए। 20 दिन से इसे सोने की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, पर आप आए तो बिना सोचे समझे शिमला मिर्च की सब्जी बना दी। देख ले छुट्टी, अब अगर मम्मी जी कहेंगी कि मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा तुम लोगों ने तो तू सबूत है। हाँ 20 दिन पुरानी सब्जी है ये बहू। तो हम कोई शाही घराने के तो है नहीं ना मामा जी कि रोज रोज ताजी ताजी सब्जियां मंगवाए। इसी कंजूसी के कारण तेरी मामी सास और मुझ में कलेश चलता है। उसका घर इसीलिए तो छोड़ आया मैं, सोचा था यहाँ शांति मिलेगी, पर तू तो तेरी मामी सास से भी 2 कदम आगे निकली। मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर, तुझे तेरा घर मुबारक। और तभी दरवाजे से पद्मा अपनी भाभी के साथ वहां आती है। तो अभी तो कहेगा कि भाभी कंजूस है, अब जब मेरा बेटा ऐसी बहू के साथ रिश्ता निभा सकता है तो मेरी भाभी में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है दीदी, मुझे माफ कर दे मेरी अर्धांगिनी। वैसे तू ऐसा क्या करती है विद्या जो ये तुझसे घबरा गए? चलिए ना मामी अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। दीदी अभी देखो ना, ये नाइटी मुझ पर जज नहीं रही। कल जब तुम ऑफिस से घर आओगे ना तो मेरे लिए दूसरी नाइटी ले आना प्लीज। पर यार इस नाइटी को अभी तुमने 2 दिन भी नहीं पहना है। कल रात को ही तो मैं तुम्हारे लिए ये नाइटी लेकर आया था। और वैसे भी इस नाइटी में खराबी क्या है, अच्छी लग रही हो तुम। पहले तो बिना बोले तुम मेरे लिए सब कुछ ले आते थे, अब क्या हुआ? शादी के बाद सारा प्यार खत्म हो गया? देखो अभी मैंने कह दिया ना कि मैं ये नाइटी दोबारा नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। मुझे नई नाइटी चाहिए और कल की कल चाहिए। ये कहकर रिया तो हमारी सो जाती है। रिया और अभी की लव मैरिज थी। अभी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके माँ बाप भी उसकी खुशी में खुश थे। परंतु शादी के बाद मानो जैसे अभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। रिया की बढ़ती डिमांड से धीरे धीरे अभी की माँ शकुंतला और पिता संतोष दोनों परेशान हो रहे थे, और अब तो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान हो रहा था। ऐसे ही अगली सुबह, ये क्या, आज भी नाश्ते में चाय पराठे? माँ जी मैंने आपको कहा था ना कि आप टोस्टर ले आओ। मुझे सुबह सुबह टोस्ट और चाय पीने की आदत है, ना कि पराठे खाने की।
बहू, तेरे ससुर ने टोस्टर मशीन सही करवाने के लिए दे दी है, बस 1-2 दिन में वो ले आएंगे, तब तक चाय पराठे से ही काम चला ले बेटा। आप सब कितने कंजूस हो। आखिर कब तक वो पुराना टोस्टर चलाते रहोगे? अरे ज्यादा महंगा नहीं आता, और मैं ये चाय पराठे बिल्कुल भी नहीं खा सकती, इसलिए अभी के अभी टोस्टर ले आओ, मैं टोस्ट ही खाऊंगी। एक बार फिर से रिया अपनी फरमाइश देकर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि सुबह से रिया ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए ना चाहते हुए भी संतोष दुकान से नया टोस्टर लेकर आता है और शकुंतला अपनी बहू को टोस्ट बना कर देती है। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है, पर रिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। दोपहर को अपनी अलमारी भर के कपड़े लाकर अपनी सास को देती है और कहती है, माँ जी, आपको नहीं पता, पर मेरे घर पर मशीन थी तो हम कपड़े उसी में धोया करते थे। इस घर में तो एक वॉशिंग मशीन भी नहीं है। मेरे ये सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, आज आप मेरे कपड़े धो दीजिएगा। बहू, मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोऊंगी? चल आजा, तू भी मेरी मदद करवा दे। माँ जी, लगता है आपने सही में सुना नहीं। मैं कपड़े हाथ से नहीं धो सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने कपड़े धोऊं तो वॉशिंग मशीन ले आइए। घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगा तो शायद मैं कपड़े धोने के बारे में सोच भी लूं। रिया अपने सारे गंदे कपड़े शकुंतला को देकर कमरे में चली जाती है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिया की डिमांड तो बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और रिया अपने लिए शॉपिंग करके घर आती है, पसीने से तरबतर। जब वो घर में आती है तो उसे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। इतनी गर्मी रिया से बर्दाश्त नहीं होती और वो तेज़ आवाज़ में कहती है, उफ़ो, लगता है आज मैं मर ही जाऊंगी, कितनी गर्मी हो रही है। बेकार ही मैंने इस गरीब इंसान से शादी कर ली, इसके घर में तो एक एसी तक नहीं है। बाजी, बाजी! इस तरह रिया अपनी सास को आवाज़ देती है। रिया की आवाज़ सुनकर शकुंतला जी किचन से बाहर निकलती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बहू? क्या हुआ? आपको दिख नहीं रहा कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बोलने पर ही घर में सारी चीज़ें क्यों आती है। आखिर इस घर में एसी कब लगेगा? बहू तो जानती है ना, तेरे ससुर का काम छूट चुका है, अभी अकेला ही इस घर को चला रहा है। बहू, अभी हाथ थोड़े टाइट है, थोड़ा समय दे दे, एसी भी लग जाएगा। लगता है जब मैं मर जाऊंगी ना गर्मी से, तब इस घर में लगेगा एसी। अरे नाना बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे तू जो कहती है, तेरी हर इच्छा हम पूरी तो करते हैं, पर थोड़ी हमारी भी दिक्कत समझा कर। हम मिडिल क्लास फैमिली है, आखिर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? शकुंतला की ये बात सुनकर रिया ड्रामा करना शुरू कर देती है। छोटी सी बात के लिए वो अपनी माँ को ससुराल बुला लेती है। अब रिया की माँ रिया के ससुराल वालों से कहती हैं, बड़े ही नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को, और आप लोग इसकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मेरी बेटी अकेली आपके घर को संभाल रही है कि नहीं? हैं? फिर भी आप लोग मेरी बेटी में ही कमियां निकाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की अपनी बेटी की लव मैरिज करवा कर। अपनी सास की ये बात सुनकर अभी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, माँ जी माफ़ कीजिएगा, पर गलती आपने नहीं की, मैंने करी इससे प्यार करके, इससे शादी करके। अरे जब से हमारी शादी हुई है तब से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी डिमांड पूरी करते करते थक चुका हूँ मैं। माँ ने क्या गलत बोला? सही तो कहा। हम मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो कहे जब कहे पूरा हो जाए। अब बात काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, पर शकुंतला नहीं चाहती थी कि उसके घर की बात बाहर जाए, इसलिए वो माफ़ी मांगकर बात को रफा दफा कर देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया हर छोटी छोटी बात पर अपने मायके वालों को बुलाकर घर में ड्रामे करने लगती। ऐसे ही एक दिन, बस बहुत हो गया, कुछ दिनों में मेरे बुआ की लड़की की शादी है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। शादी में मुझे रानी हार पहनना है। अगर आज रात आप लोगों ने मुझे रानी हार नहीं दिलाया तो मैं आप लोगों के ऊपर झूठा केस कर दूंगी कि आप लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने अपनी एक डायरी बनाई है जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि आप लोग मुझे खाने को नहीं देते, मेरे मायके जाने नहीं देते, और मेरे माँ बाप ने दहेज का जो भी सामान दिया था वो सब आपने रख लिया। ऊपर से मुझे और दहेज के लिए परेशान करते हैं। रिया, तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, पर अब मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं।
रही बात झूठे केस की, तो तुम शौक से मुझे दहेज के झूठे केस में अंदर करवा सकती हो, क्योंकि जब तहकीकात होगी ना तो तुम ही फंसोगी, क्योंकि मैं और मेरी माँ निर्दोष है। अभी बेटा तू क्या कह रहा है? अगर बहू ने गुस्से में आकर सच में केस कर दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, बहू के मायके वाले समझदार हैं, हमें उन्हें यहाँ बुलाकर शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। शकुंतला के समझाने पर अभी मान जाता है और शकुंतला रिया की माँ को घर बुलाती है। पर जब रिया की माँ घर आती है तो वो भी रिया की ही तरह अभी और उसके माता पिता को धमकी देने लगती है। अरे क्या गलत कह रही है मेरी बेटी हैं? मेरी बेटी बिल्कुल सही है। और रही बात तुम लोगों की, तो तुम जैसे न जाने कितनों को मैं और मेरी बेटी बेवकूफ़ बना चुके हैं। अरे तुझसे पहले भी मेरी बेटी की 2 शादी हो चुकी है, वो भी लव मैरिज। और इसी तरह से हमने उनसे खूब पैसे लूटे और बाद में उनके ऊपर झूठा दहेज का आरोप लगा दिया। बेचारे आज तक जेल में बैठकर चक्की पीस रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो तो मेरी और मेरी बेटी की डिमांड पूरी करते जाओ। ओह, तो दोनों माँ बेटियाँ मिली हुई हैं। वैसे बहुत अच्छा प्लान बनाया आप दोनों ने, पर मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम आपकी सारी डिमांड पूरी करते रहेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? जेल। जैसे आपने मुझसे पहले और 2 बेगुनाह लोगों को फंसाया है, वैसे ही आप दोनों माँ बेटी हमारे साथ भी करोगी? मुझे तो पहले ही शक था कि रिया अपने मायके वालों से मिली हुई है, इसलिए आप दोनों को जो करना है करो, पर मैं अब आप लोगों को ना तो पैसे दे सकता हूँ और ना ही डिमांड पूरी कर सकता हूँ। अभी रिया और उसकी माँ की खोखली धमकियों से नहीं डरता, और जब रिया अभी और उसकी फैमिली के ऊपर झूठा केस दर्ज कराती है तो अभी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें रिया की माँ अभी और उसकी फैमिली को धमकी दे रही थी। फिर क्या था, रिया और उसकी माँ का किया उनके ही ऊपर उल्टा पड़ जाता है और इस तरह से अभी और उसकी फैमिली दहेज के झूठे आरोप से बच जाती है। तो वहीं रिया और उसकी माँ को उसके किए की सज़ा मिलती है।